नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर फिरा पानी। आरबीआई ने नहीं घटाई दरें, ग्रोथ के अनुमान को भी किया कम। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत, अतिरिक्त सीआरआर का फैसला लिया वापस। एसबीआई समेत कई बैंकों ने दिए कर्ज सस्ता करने के संकेत। Once this burden is taken away, we will definitely be seeing some kind of lowering of rates going forward. लेंड करने के लिए शायद वो क्या करेगा, वो उसका एमसीएलआर को थोड़ा काटेगा। कब तक आपको लगता है कि जो आपने विड्रॉवल्स पे लिमिट लगाई है वो आप हटा पाएंगे? दैट इज अ कॉन्स्टेंटली इन आवर रडार। कॉन्स्टेंटली वी आर रिकैलिब्रेटिंग द नीड्स ऑफ द पब्लिक। कब खत्म होगी बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट? अभी बताने में नाकाम आरबीआई। आवाज के सीधे सवाल के दिया गोलमाल जवाब। आरबीआई के झटके से बाजार का बिगड़ा मूड। सेंसेक्स 156 पॉइंट टूटा, बैंक शेयरों में बिकवाली। छोटे कारखानों और कारोबार में कामगारों के सामने सैलरी का संकट। देश भर से मजदूरों पर नोटबंदी की मार का रियलिटी चेक बुलेटिन में आगे। सैलरी नहीं मिल रही है, 1 महीने से हम बहुत परेशान है। बाबूजी बोल रहे पैसा कहाँ से मैं? क्या मोदी जी के घर जाके भोजन करेंगे? आवाज की खबर पर मुहर। सरकार ने दी फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत। दाम घटने के बावजूद मार्च 2017 तक पुरानी कीमतों पर ही मिलेगी सब्सिडी। नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ डोनाल्ड ट्रंप बने टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर। रीडर्स पोल में मोदी ने मारी थी बाजी। जिस क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार पूरे देश को था वो आज आ गई, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इस नीति का इंतजार था वो पूरी नहीं हुई। बुलेटिन में शुरुआत इसी खबर से। सस्ते कर्ज की उम्मीदों को जोर का झटका लगा है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.25% के स्तर पर स्थिर रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 5.75% पर बरकरार रखा है। सीआरआर बिना बदलाव के 4% पर स्थिर रखी गई है। इधर आरबीआई ने 2016-17 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि आगे महंगाई सिरदर्द बढ़ा सकती है, इसीलिए दरों में कटौती नहीं की गई। The recent rising profile of international crude prices and the continuing firmness in the prices of some salient food items. Accordingly, the MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. आरबीआई गवर्नर की महंगाई का डर उनको सता रहा है, लेकिन कर्ज सस्ता ना करने के पीछे क्या उनकी इस दलील में वाकई दम है? कोटक एमसी के एमडी नीलेश शाह क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए सुनते हैं। एक कारण जो उन्होंने कहा है कि हाल ही में ऑयल प्राइस में कुछ बढ़त हुई है। ओपेक ने एक नॉन ओपेक कंट्रीज से कार्टेलाइजेशन करके प्राइस को एक जो सपोर्ट दिया है, उस वजह से हो सकता है कि महंगाई के दरों के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सके। बट मेरे हिसाब से जो रियल रीजन है वो ये है कि डीमोनेटाइजेशन की जो इम्पैक्ट है वो ट्रांजिएंट होगी और महंगाई का जो प्रेशर है वो नॉन ट्रांजिएंट होगा। तो आरबीआई डेटा को देखना चाहती है, समझना चाहती है, परखना चाहती है और उसके बाद डिसीजन लेना चाहती है। एक चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो सॉफ्ट रहने वाले थे उसकी डायरेक्शन बदल गई है, सिर्फ स्पीड में कमी हुई है। तो डायरेक्शन अभी भी लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ है। ब्याज के दरों में कटौती होगी, लिक्विडिटी मेंटेन की जाएगी और जैसे जैसे महंगाई के दरों में काबू आएगा वैसे वैसे ब्याज के दरों में कटौती करने की क्षमता और बढ़ेगी।
तो डायरेक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड के ऊपर इश्यू है। आरबीआई ने भले ही कर्ज सस्ता नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ते कर्ज की उम्मीद पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। आरबीआई ने बैंकों को बड़ी राहत देते हुए 100% अतिरिक्त सीआरआर जमा करने का फैसला वापस कर लिया है। आरबीआई के इस कदम से बैंकों के पास 3.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी और इसीलिए आरबीआई के इस कदम के बाद एसबीआई जैसे दिग्गज बैंकों समेत तमाम बैंक कर्ज सस्ता करने के संकेत यहां पर दे रहे हैं। Yes, it does definitely address some of the concerns. We are very relieved that this additional burden that had come onto us, that has been taken away. I wish something could be done for the fortnight past when that burden continued, but I don't think we've got any relief from that. But at least going forward, we are very glad that this burden has been reduced. And as I said, you know, the ample liquidity is something that's going to drive rates down. So to that extent, once this burden is taken away, we will definitely be seeing some kind of lowering of rates going forward. मेरे अंदाजे से ये इंक्रीमेंटल सीआरआर इंपाउंड किया वो वापस दे दिया, वो एक बड़ा इफेक्ट होगा बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों का निम को प्रोटेक्ट करेंगे। द एडिशनल फंड ऑफ 3.25 लाख करोड़ विच कम्स बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम, आई थिंक द बैंकर्स विल हैव टू लेंड। तो वो लेंड करने के लिए शायद वो क्या करेगा, वो उसका एमसीएलआर को थोड़ा काटेगा। सीआरआर और एसएलआर जो है वो फोर्टनाइट के हिसाब से मेंटेन होती है। सीआरआर जो है वो एवरेज बैलेंस लिए जाते हैं एक फोर्टनाइट के लिए, तो वो पखवाड़ा 10 से शुरू होना था, पिछली बार वाला जो था वो 26 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। तो इसकी तो पूरी संभावना थी कि जो अतिरिक्त सीआरआर है उसमें कुछ न कुछ ह्रास, कुछ न कुछ कमी होगी। तो कर्ज ना सस्ता करने के पीछे आरबीआई की क्या मजबूरी है और आगे कब तक दरें घट सकती है, ऐसे सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव। स्वागत है आपका शुभदा जी। आरबीआई ने यहाँ पर महंगाई का हवाला दिया और ये हवाला देकर जो फैसला लिया है उस पर ग्रोथ पर आगे किस तरह का असर होगा, ये समझाइए हमें। क्या आगे रेट कट की उम्मीद इस फैसले के बाद आपको लगता है कि दिखाई देती है? देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों डायनामिक्स को देखना होगा। आरबीआई के मुताबिक ग्रोथ जो है वो थर्ड क्वार्टर में खराब रहेगी और जब एनालिस्ट कॉल में उनसे पूछा गया तो उनका ये मानना था कि शायद फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ रिकवर काफी हद तक हो सकती है। हमारे हिसाब से ये ग्रोथ का जो एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा ग्रोथ पर वो थोड़ा ज्यादा चल के रहेगा, Q3 के बियॉन्ड भी चलता रहेगा। और जो इन्फ्लेशन का उन्होंने जो स्टिकी कोर इन्फ्लेशन बताया है और कच्चे तेल के दाम का जो एक बढ़ता हुआ ट्रेंड बताया है जो कि इन्फ्लेशन के लिए रिस्क बन सकता है, हमारे हिसाब से जो फूड इन्फ्लेशन है वो और भी घटने के चांसेस हैं और इसके चलते जो हमारी एंड मार्च की जो ट्रेजेक्ट्री हमको दिख रही है, जो आंकड़ा दिख रहा है इन्फ्लेशन का, वो आरबीआई के आंकड़े से काफी हद तक नीचे है, 40 या 50 बेसिस पॉइंट। एवरेज नहीं कह रही हूं मैं, ये एंड मार्च का जो आंकड़ा कह रही हूं। तो अगर ये दोनों हम नंबर हमारे अनुमान से मिलाकर चलें तो आरबीआई के पास और भी रेट काटने के लिए रूम है। अगर आज नहीं काटे तो 2 महीने के बाद वो जरूर ये निर्णय ले सकते हैं रेट काटने का। हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन था कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का, वो अभी भी हमने कायम रखा है। हाँ, ये जरूर है कि आज से अप्रैल तक हम ये इसकी संभावना दे सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रेट में घटौती हो। क्या ये आरबीआई फ्रंट लोड करेगी? हमारे हिसाब से इसके चांसेस काफी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि बजट भी आ चुका होगा, तब तक एफओएमसी की स्टेटमेंट आ चुकी होगी, उनके डॉट प्लॉट्स आ चुके होंगे, हमारे पास 2 और इन्फ्लेशन के रीडिंग होंगे इंपॉर्टेंटली। तो अगर हम ये सारे डेटा पॉइंट्स को अगर देखें तो आरबीआई के पास एक सिनारियो होगा जहां पे उनको एक डेफिनेटिव दृष्टिकोण होगा कि रेट्स की कितनी घटौती की जाए। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से अभी भी हम 50 का रेट कट लेकर चल रहे हैं। ये तो बात हुई ग्रोथ और इन्फ्लेशन की शुभदा जी, लेकिन नोटबंदी के असर का आकलन क्या आरबीआई नहीं कर पाया है? क्या लगता है आपको, कितना लंबा असर अब इसका दिखाई देगा हमें?
30 दिसंबर तक तो ये फैसिलिटी रहेगी, विंडो खुला रहेगा ओल्ड करेंसी नोट्स को एक्सचेंज करने का। तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी है मार्केट में। कुछ कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे थे कि क्या ज्यादा करेंसी मार्केट में आ रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स आ रहे हैं, क्या करेंसी इन सर्कुलेशन जो ऑफिशियल नंबर है उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा है। ये मार्केट में काफी ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। हमारे हिसाब से अगर आपको ये इसका सही एक अनुमान लगाना है तो अब देखिए कि ओल्ड करेंसी नोट्स जो एवरेज जो डेली डिपॉजिट हो रहे थे बैंकों में पहले हफ्ते में, वो एक 600 बिलियन के आसपास, 600 बिलियन प्लस के आसपास चल रहे थे। वो तीसरे हफ्ते तक 400 बिलियन के आसपास आ गए थे एवरेज डेली डिपॉजिटिंग ऑफ ओल्ड करेंसी। तो आगे चल के मेरे ख्याल से इसका मोमेंटम थोड़ा घटेगा। साथ में अगर हम विड्रॉल की देखें जो एक मोमेंटम है, तो पहले हफ्ते में हमने देखा था कि 129 बिलियन जो एवरेज डेली विड्रॉल थी, वो तीसरे हफ्ते तक 200 बिलियन हो गई थी। आने वाले हफ्तों में हम फेस्टिव डिमांड देखेंगे, हम हॉलिडे सीजन देखेंगे, तो जाहिर है कि विड्रॉल की जो डेली एक जो लिमिट होगी, डेली जो एक बिहेवियर होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर हम नेट इम्पैक्ट लेंगे तो मेरे ख्याल से ये कहना मुनासिब होगा कि करेंसी जो है वो करेंसी विद पब्लिक वो शायद 1-1.5 ट्रिलियन से कम होगी। तो एट दिस पॉइंट आरबीआई को एक पक्का अनुमान लगाना सबकी तरह से एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हैं और कोई भी एकदम सर्टेनिटी में नहीं कह सकता कि इंसान का इकोनॉमिक बिहेवियर एकदम पक्का इसी तौर पे चलेगा जैसे हमने पहले सोचा था। तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ दिसंबर तक एक सही एक मुआयना कर सकेंगे, उस पर देख सकेंगे और उसके बेसिस पे शायद आरबीआई एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आंकड़े शेयर करना भी शुरू कर देगी। आज WSS का रिजर्व मनी का भी एक आंकड़ा आ चुका होगा। तो मेरे ख्याल से हमें रुक कर देखना चाहिए कि क्या एक इसका पूरा एक परिणाम क्या हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए शुक्ला जी। वही नोटबंदी के बाद लोगों को कैश की भारी किल्लत है। एटीएम और बैंकों के सामने लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों की दिक्कतों के बारे में हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने जब आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा कि लोगों की दिक्कतें आखिर कब तक खत्म होंगी, तो उनके पास कोई साफ जवाब नहीं था। सर, सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोग इस समय पूछ रहे हैं कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आपने जैसे कुछ डिटेल्स दिए कि कितने नए आपने करेंसी नोट्स जारी किए हैं, आपका क्या असेसमेंट है कि अभी कितना डेफिसिट है, कितने और कैश आपको देना पड़ेगा, प्रिंट करना होगा या बैंकों को सप्लाई करना होगा, और कब तक आपको लगता है कि जो आपने विड्रॉवल्स पे लिमिट लगाई है वो आप हटा पाएंगे और जैसे 8 नवंबर तक था वैसे ही एटीएम और बैंक से पैसे निकल पाएंगे? Tendency to hoard, that's what is we appeal to the public, that they need not worry about availability. It is continuously coming. So if they would freely recirculate the notes that they have, then this problem will not be there. So that is what we are saying continuously. We are assuring the public that continuous supply will be coming along. And about the limits to be revised, and that is a constantly in our radar. Constantly we are recalibrating the needs of the public and accordingly modifying it. जब आरबीआई ने नहीं घटाई ब्याज दर, A further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. जब नोटबंदी की पड़ी जीडीपी पर मार, I'll start with Pradeep Pandya. तब आवाज ने पूछा बुनियादी सवाल, कब तक आपको लगता है कि जो आपने विड्रॉवल्स पे लिमिट लगाई है वो आप हटा पाएंगे? आरबीआई के पास नहीं कोई साफ जवाब। That is a constantly in our radar. Constantly we are recalibrating the needs of the public and accordingly. सबसे पहले उठाए आपकी आवाज, CNBC आवाज। अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। आरबीआई की दरों में कोई कटौती न करने और ग्रोथ अनुमान घटाने से शेयर बाजार का आज मूड बिगड़ गया। सुबह से बाजार में तेजी का माहौल था, लेकिन आरबीआई के फैसले के तुरंत बाद बाजार में तेज गिरावट आई और सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 450 पॉइंट तक टूट गया। बैंक और फार्मा सेक्टर के शेयरों की सबसे ज्यादा आज पिटाई हुई है, वहीं ऑटो और मेटल शेयरों में हल्की खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 156 और निफ्टी में 41 पॉइंट की गिरावट रही।
और देश भर में मजदूरों के सामने सैलरी का संकट, नोटबंदी की मार का रियलिटी चेक आपको देंगे बुलेटिन में। आगे बने रहें। आज 7 तारीख है, यानी बहुत सारे ऐसे कामगार जिन्हें आज सैलरी मिलती है, लेकिन नोटबंदी के कारण इनकी सैलरी पर संकट है। देखिए सैलरी के इस संकट पर आवाज का रियलिटी चेक। गए थे पेमेंट के लिए तो उन्होंने ये कहा कि पुराने पैसे हैं ले लो। पुराने पैसे हम लेके कहाँ ढोलते रहे। कंपनी वाले कह रहे हैं अकाउंट खुलवा देंगे, अकाउंट खुलवा, अकाउंट है नहीं, अभी तक तो खुला नहीं है कोई अकाउंट। मुहिम के साथ चलना चाहेंगे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा क्या इस बार? इस बार तो नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत हम लोगों को भी होती है। तो हम लोग यही सोचे कि आप मोदी जी के घर जाके भोजन करेंगे, इसके अलावा अब कोई चारा ही नहीं है, भूखे मर रहे, क्या करें हम लोग। आपको जब चेक मिलता है तो आप कैसे करते हैं? अकाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है और पैसा नहीं मिल रहा है, घर पर नहीं भेज रहा हूँ और माँ बाप 15 दिन 20 दिन हो जाता है घर पर फोन करने के लिए। सबसे बड़ी बात, बैंक में जाओ, लाइन लगाओ, 2000 रुपये ज्यादा मिलने वाला है। तो 2000 रुपये में हम लोग खाना खाएंगे या काम करेंगे? हमारे पास अकाउंट नहीं है, हम डाल नहीं सकते हैं। उनको कैश पैसा मिलता है, कैश पैसे, पर इस नोटबंदी को ऐसे जूना नोट मिलता है, जूना नोट लेके जाएंगे कहाँ पे? बाबूजी बोल रहे पैसा भेजो, पैसा भेजो, पैसा कहाँ भेजूं मैं? पैसा मिल नहीं रहा है। आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस तरीके से पैसे देता है? सर अभी तो क्या है कि वो लोग हमको जूना पैसा भी दे रहे हैं, कुछ नया भी दे रहे हैं, लेकिन जो जूना दे रहे हैं उसके लिए हमको एक दिन छुट्टी करके फिर लाइन में लगना पड़ता है बैंक की। क्या करें, किसको बोलेंगे? अब सरकार को थोड़ी बोलने जाएंगे, मजदूरी हमको ही करना, हमको ही खाना है। तो बैंक अकाउंट से आपकी सहूलियत नहीं होती तो? बैंक से क्या होएगा? बैंक वाले बोलते हैं अभी लाइन में खड़े हो जाओ, बाद में आना। तो क्या एक दिन की छुट्टी जाएगी तो एक दिन खाना नहीं खाएंगे क्या? हमारा घर में पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं राशन की दिक्कत होता है, परेशानी होते हैं, हम कहाँ से क्या करेंगे? सैलरी नहीं मिल रही है, 1 महीने से हम बहुत परेशान है, हमारा घर परिवार भी नहीं चल पा। 200 रुपए की भी मजदूरी नहीं मिल रही है, पैसे के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में। बच्चे की फीस भरनी है, वो भी फीस के लिए पैसे नहीं है। हमारी मुश्किल समझाओ सर, हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम आउटसाइड के हैं, हिमाचल के हैं, तो यहाँ पर बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं आधार कार्ड ले, आधार कार्ड हिमाचल का है, तो यहाँ पर वो कहते हैं भाई हिमाचल का नहीं चलेगा। अकाउंट खुल नहीं रहे इनके, ये कहाँ जाए ये लोग? सारे आउटसाइडर है, बाहर से लोग आए हैं, ये कैसे अकाउंट खोलने में, ये प्रोसेस करने में अभी को 15-20 दिन और लगेगा, जब तक तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा सारा। तो सिर्फ कर्मचारी नहीं, फैक्ट्री मालिक भी परेशान है आज सैलरी डे को लेकर, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे कर्मचारी परेशान है, साथ ही एक तरफ लोग कैश के लिए कतारों में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बड़े लोग बेटी की शादी पर 500 करोड़ कैसे खर्च कर लेते हैं। आज जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी से निष्कासित कर्नाटक के नेता जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 100 करोड़ रुपए सफेद किए थे। पूरे मामले का खुलासा उस ड्राइवर के सुसाइड नोट से हुआ जो इसका गवाह था। आज पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी नेता मनीष शर्मा और उनके साथियों के पास से भी 33 लाख रुपए के 2000 के नोट पकड़े गए हैं। और गुजरात के 70,000 परिवारों के लिए अच्छी खबर, 1 जनवरी 2011 से पहले के निर्माण होंगे वैध। साथ ही डीजल लेकर आया है मुंबई इंडियंस वाली लिमिटेड एडिशन अपैरल और एक्सेसरीज। पूरी खबर आपको देंगे इस पे के बाद। एक बार फिर आवाज की खबर पर मुहर लगी है। हमने आज ही खबर दी थी कि सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत दे सकती है और कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। इसके अलावा पुणे मेट्रो के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। कैबिनेट के फैसले पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, फर्टिलाइजर कंपनियों को यहां पर बड़ी राहत मिलती हुई, बताएं क्या है ये खबर?
फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जुलाई में फर्टिलाइजर कंपनियों ने डीएपी की कीमतें 2500 रुपए प्रति टन घटाई थी, एमओपी की कीमतें 5000 रुपए प्रति टन और एनपीके की कीमत 1000 रुपए प्रति टन घटाई थी। इसके बाद यह संभावना काफी ज्यादा बन गई थी कि अक्टूबर से लेकर के इस साल अक्टूबर से लेकर अगले साल मार्च तक के लिए सरकार जब सब्सिडी की समीक्षा करेगी तो उस वक्त सब्सिडी घटाई जाएगी, क्योंकि आमतौर पर जो कीमतें होती है उसी के अनुपात में सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि कीमतें घटने के बावजूद सब्सिडी नहीं घटाई जाएगी, सब्सिडी पुराने स्तर पर दी जाएगी। यानी इन तीनों फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है, न्यूट्रिएंट के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, वो करीब 15 रुपए प्रति किलो से लेकर के 12 रुपए प्रति किलो तक होती है। तो वो सब्सिडी सरकार आगे भी जारी रखेगी। ये अक्टूबर इसी साल से लागू माना जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में काफी अच्छी खबरें आई है, खासतौर से फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए खुशखबरी, और इसी के चलते सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर भी लगी है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात के 5 शहरों के 70,000 परिवारों के लिए अच्छी खबर। इन शहरों में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा, जिनसे इन परिवारों को फायदा होगा। आज गुजरात कैबिनेट ने इसके लिए लैंड सीलिंग बिल को मंजूरी दी है और बिल के पास होने से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और जामनगर के आवासीय निर्माण को वैध किया जाएगा। अवैध निर्माण को लीगल करने के लिए लाभार्थियों को 10 से 100% फीस भरनी होगी और सिर्फ उन्हीं निर्माणों को वैध किया जाएगा जिन्हें 1 जनवरी 2011 से पहले बनाया गया हो। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं इस साल के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और प्रधानमंत्री मोदी रीडर्स ऑनलाइन पोल में टॉप पर रहने के बावजूद एक बार फिर इस सम्मान से वंचित रह गए। क्रिकेट फैंस, खासकर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए इंटरनेशनल ब्रांड डीजल कपड़ों की लिमिटेड एडिशन लेकर आया है और डेनिम्स, पोलो टी शर्ट, जैकेट्स और एक्सेसरीज की इस नई रेंज को आज मुंबई इंडियंस की ओनर रनीता अंबानी, मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा और डीजल के फाउंडर रेंजो रोसो ने लॉन्च किया। कल से भारत में और 15 दिसंबर से बाकी क्रिकेट खेलने वाले देशों में लिमिटेड एडिशन की बिक्री शुरू हो जाएगी। लॉन्च के मौके पर नीता अंबानी ने कहा है कि मुंबई इंडियंस भारत की पहली स्पोर्ट्स टीम है जिसे किसी ग्लोबल ब्रांड ने पार्टनरशिप के लिए चुना है और ये टीम के लिए गर्व की बात है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।